नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकन जुगानी। आप लोग जो है बात कर लेते हैं 2025 में मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि आज का दिन है शनिवार, कल का दिन हो जाएगा संडे का। और आज के दिन आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं डाटा और फैक्ट के अनुसार, क्योंकि आपको पता है मार्केट कहानियों पर नहीं चलती, मार्केट चलती डाटा और फैक्ट पर। तो इन चीजों पर बात करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जैसा दिखाई जा रहा है, जनवरी का माह बियरिश टर्म में ही रहेगा, तो काफी अच्छा आप लोगों को निवेश का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम क्यों बोल रहे हैं, उन चीजों पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स के जो हाव भाव होते हैं ना, जो उनकी चाल ढाल होती है। अब मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन की ये सब बात करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और उसको जानना हमें ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग हैं इन्वेस्टर, हम कोई ट्रेडर है नहीं। तो सीधी सी बात है कि ऑपरेटर जो है ना, आने वाले सिचुएशन को भांप लेते हैं। अब उन्होंने भांपने के लिए क्या क्या पैमाने तय किए हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला रीजन है टर्म चाचा का क्राउन। जो टर्म चाचा की ताजपोशी होनी है, उस ताजपोशी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगी मार्केट, क्योंकि टर्म चाचा उसके बाद में किस कंट्री के ऊपर कौन सा टैरिफ लगाते हैं, क्या क्या अनाउंस करते हैं, वो कुर्सी पर बैठने के बाद में उसको लेकर के सबकी, मैं एक बात बताऊं कि वो मैं चैनल पे बोल नहीं सकता, लेकिन सबकी हालत खस्ता है। नंबर एक। नंबर दो क्या है कि FIIs की सेलिंग हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअस है। अब कितनी सेलिंग होगी, कितनी सेलिंग नहीं होगी, कह नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इनका, मैं टोटल आपको एक बात बताऊं कि 2024 में इनकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो खाली इनकी 2000 करोड़ रुपए की ही खरीदारी, टोटल अगर खरीदारी बिकवाली इनकी देखते हैं तो इतनी ही इनकी है। तो इनका कोई भी एहसान हमारे मार्केट पर नहीं, इन्होंने हमारी मार्केट से कमाया है। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के भरोसे ही इस बार मार्केट बची हुई है, नहीं तो अच्छी खासी हाय तौबा मच जाती। तो मैं खास करके उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रिटेलर्स ने एक्चुअली जम करके संभाला है और सरकार का जम करके सहयोग दिया है। उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इस बात को समझने की कोशिश करेगी, ना कि उन गरीब लोगों की जेब पर जिन्होंने ये विश्वास के साथ किया है कि देश के ग्रोथ में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर देश तरक्की करेगा तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इतना सारा रिस्क उन्होंने लिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला इशू होगा टर्म चाचा की ताजपोशी के बाद में उनके फैसलों के जो डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद में बजट हमारा 25-26 का, निर्मला ताई के पिटारे में क्या क्या निकलता है, उनके बजट में क्या क्या निकलता है। तो वो सारी चीजें, टैक्सेशन के इशूज होंगे, उसमें कई सारे इशूज होंगे, सस्ते महंगे के इशू होंगे, GST के इशू होंगे, बहुत सारे इशू होंगे, कैपेक्स एक्सपेंडिचर के इशू होंगे, बजट के एलोकेशन होंगे। तो वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि जो कि 25-26 का वो अनाउंस करेंगी बजट, ठीक है ना। तो उसमें आपको पता है रूपरेखा सरकार प्रस्तुत करती है, वहां पर अपना आकलन करती है कि हमारा कितना हमारे सरकारी खजाने में पैसा आया है। उसके बाद में आगे वो अगले साल में क्या क्या करने वाले, किस किस फंड में क्या क्या खर्च करने वाले, बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके अनुसार ही हमारे फंड मैनेजर जो भी हमारे वो है, वहां पर अपने पैसे का दाव वगैरह लगाते हैं, शेयर्स का अप डाउन करते हैं, चर्निंग करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। एनालिस्टों के अनुसार निफ्टी 50 इस बीच में रेंज बाउंड रहेगा, जो कि रेंज बाउंड होगा 22,800, जो कि अभी 23,200 से नीचे का लेवल हमने नहीं देखा है इलेक्शन के बाद से लेकर के अभी तक। कितना भी मार्केट दबाव में रही है, मैं इसको दबाव ही मानता हूं, क्योंकि 10% भी अगर मार्केट ओवरऑल इंडाइसेस में गिरावट हुई है, फंड वगैरह में नहीं हुई है, और 24,200 के बीच में रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, ऐसा मानना है एनालिस्टों के अनुसार। और उसका एक रीजन और है रुपए का गिरता भाव। अब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया आप ये देख लीजिए कि 85.76 के आसपास चला गया था एक टाइम पे, लेकिन RBI ने उस समय इंटरवेंट किया। उसके बाद में ये 85.53 पर जाकर के डाउन हुआ। दोस्तों आप लोगों को पता है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट उस लिहाज से हमारा काफी कम है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के चिंता का विषय भी है कि अगर हम एक्सपोर्ट जब तक हमारा नहीं बढ़ेगा तब तक हमें थोड़ा सा चिंता वाली बात तो है ही है, क्योंकि हमारी गाड़ी कमाई जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट के चक्कर में हम महंगे भाव पर खरीदते हैं। तो महंगे भाव पर खरीदते हैं मतलब अगर रुपए की वैल्यू डाउन होती है तो हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ता है। सो भाई अब ये मान करके चलिए कि 2024 मान करके नहीं, आंकड़ों के अनुसार है 3% आपके रुपए की वैल्यू डिफिशिएट हो चुकी है 2024 में दोस्तों, ठीक है ना। और फॉरेक्स रिजर्व हमारा 7 महीने के सबसे लोएस्ट स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी के
इस बात चिंता से वाकिफ हूं कि हाँ एक्चुअली चिंता का कारण तो है ही है। और जब हम एक्सपोर्ट अगर ज्यादा नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी छोटी मोटी जो है तैयार वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट के लिहाज से काफी कम है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और दूसरा सबसे अहम कारण है जो कि इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल रहा है, जिसमें कि डर हो रहा है, एसआईपी वगैरह लोग रोक रहे हैं, वो 2023 का मैसिव रिटर्न एंड 2024 में भी आपकी मार्केट में अगर बिकवाली गिरावट को देख लिया जाए तो भी 9% के आसपास आपकी मार्केट ने रिटर्न दिया है। अब एनुअलाइज में कितना आने वाले समय में जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में जाकर के ये आकलन कंप्लीट होगा, लेकिन 9% के आसपास अभी तक आपकी मार्केट ने रिटर्न दिया है 2024 में भी। ठीक है, अब वहीं पर ही अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 के शेयर्स की, तो काफी सारे जो प्रमुख शेयर्स है जैसे एशियन पेंट हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी के भी, चाहे एनर्जी हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो सबकी बैंड बजी हुई है। तो एचयूएल हो गया, नेस्ले, एचयूएल और नेस्ले का तो समझ में आता है कि भाई एफएमसीजी पर इसलिए प्रभाव पड़ा है। अब जैसे कि गोदरेज के प्रबंधक ने बोल ही दिया था कि भाई हमारा तो सीधी सी बात है, हमारी तो जो है कमर टूटी है, क्योंकि कंज्यूमर हमारे उसमें खरीदारी नहीं कर रहा, उसकी जेब में पैसा नहीं है। तो इनका तो समझ में आता है, लेकिन इंडसलैंड बैंक, डीमार्ट, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एटसेट्रा की हालत काफी खस्ती है और इनकी जम करके पिटाई हुई है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं अगर मनमोहन साहब के, हाँ स्मॉल कैप और मिड कैप ने ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि उनके प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पर खरीदारी भी हुई है और उनके यहाँ पर निवेशकों ने निवेश करने के लिए भरोसा भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ खाली उनका उसी से चला है, जो उनके प्रोडक्ट निकले हैं वो आम आदमी के उनके रेट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से आम आदमी के पहुंच में रही है। आपको पता ही है ब्रांडेड जो कपड़े के नाम पर, उसके नाम पर कितना रेट कर दिया गया जो कि आम आदमी के पहुंच में नहीं है। सो ये भी रीजन है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स चलने का। अभी इसको बहुत लोग एनालिस्ट लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जो मेरा ऐसा मानना है कि इस आम आदमी के पहुंच के बराबर उनके प्रोडक्ट्स का रेट होता है, जीएसटी वगैरह थोड़ा सा और अगर उन पे ठीक ठाक लगे, उनको थोड़ा सा प्रमोट करा जाए, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा वो अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की। अगर उसको ना करें तो बेमानी होगा, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके 10 साल के कार्यकाल में आपके निफ्टी ने 398% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने आपके 398% का रिटर्न दिया, क्योंकि उस समय तो निफ्टी तो आपका बिल्कुल नया नया था, 2000 में तो फॉर्म ही हुआ था। तो वो 4961 पर उन्होंने जब कार्यभार संभाला था, तो आपका सेंसेक्स 4961 पर था और उसके बाद में उनके कार्यकाल में 25,000 के आसपास आपका ये गया था। ठीक है, तो 8 बार उनके कार्यकाल में मार्केट अप रही थी, 2 बार जबरदस्त डाउन रही थी, जिसमें कि आपका लेमन ब्रदर का कोलैप्स रहा है और एक बार का 12-13 के आसपास में उनके कार्यकाल में मार्केट आपकी डाउन रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 2 बार आपकी मार्केट। और 2012-13 में एक्चुअली क्या हुआ था, प्रणव दादा से एफआईआई की ठन गई थी। ठन इसलिए गई थी, प्रणव दादा ने उस समय टैक्स लगाने के लिए उनके ऊपर मुखर हो गए थे। आपको पता है प्रणव दादा एक बार जब गुस्सा होते थे तो वो अपनी जरूर करते थे, लेकिन उसके बाद में एफआईआई ने काफी, उस समय एफआईआई काफी स्ट्रांग थे, डीआईआई का उस समय उतना बोलबाला नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था उस समय की सरकार को। और 2024 में ताई से भी तकरार हुई है और एफआईआई ने काफी घुड़की धमकी दिया था, लेकिन उस समय मतलब जो है ताई ने जबरदस्त जवाब दिया और रिटेलर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आपको एक बात मैं बताऊं कि अगर 1 लाख करोड़ रुपया वो लोग बेचते हैं, एफआईआई बेचते हैं, तो हमारे यहाँ की मार्केट जो है ना 8 लाख करोड़ के आसपास डाउन होती है। इसका रीजन यही है कि उन्होंने सस्ते भाव पर खरीदा था, आज वो प्रॉफिट में है। हमारे जो इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया है वो भी उस लिहाज से प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर अगर आप लोग टिके रहेंगे तो पक्का ये है कि यस प्रॉफिट में आप भी भागीदार होंगे। तो उनका वो आज से प्रॉफिट नहीं है, बहुत दिनों से उनका लगाया हुआ पैसा है, तब जाकर के वो प्रॉफिट में है। ठीक है, अब रही बात दोस्तों की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना आकलन भी दूंगा। मेरा जो अपना आकलन है वो क्या है कि देखिए दोस्तों, आपका निफ्टी का रिटर्न का हमने बता दिया है कि 9% के आसपास आपकी निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न आया है।
जबकि 5-6% ये अमूमन एवरेज के लिहाज से कम है। ये तो आप भी मान रहे होंगे कम है। तो अब अभी ये जनवरी महीने में मार्केट और डाउन होगी तो निफ्टी का रिटर्न और कम दिखेगा, ये भी आप मान रहे हैं। फिर बजट का इशू हो जाएगा। अगर इसी देखो, दो ही चीजों का करेक्शन होता है, आपका टाइम करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन कुछ हुआ प्लस टाइम करेक्शन लेकर के जो जा रहा है तो उससे रिटर्न तो अफेक्ट होगा। तो अब निफ्टी का अगर इस लिहाज से 1 साल का करेक्शन इसको मान लिया, क्योंकि अगर और थोड़ा सा करेक्ट होता है तो निफ्टी ने अपने अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि यस, जो ये माना जा रहा है कि सरकार के बजट के बाद में, ट्रम्प चाचा के ताजपोशी के बाद में या कुछ और सिंड्रोज के बाद में अगर हालात ठीक ठाक रहते हैं तो निफ्टी बाउंस बैक करेगी, या अगले साल भी थोड़ा सा उस मोड में रहेगी कि जिसमें थोड़ा सा निवेशकों में और पैनिक फैले या थोड़ा सा एलोकेशन का मौका और मिले, क्योंकि 2023-24 में ठीक ठाक रिटर्न तो मिला ही। अब भाई देखो, बैंकों से ऊपर अगर 1% भी ऊपर है तो आज के टाइम पर अभी तक तो है ही है, और 2023 का जबरदस्त रहा, ये परफॉर्मेंस रहा है, वो आप लोग अपने पोर्टफोलियो को देख ही लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, सवेरे मिलते हैं और किसी सेशन पे। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसलिए देखते हैं नए साल में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।